यस मैम। जी मैम, आ गई है। ठीक यस है। मैम, आ गई। अच्छा, इसको आप ना सिर्फ ये कि जूतों को सेव करने के लिए, इसके अलावा आप अपनी बुक्स को सेव करने के लिए, मॉइस्चर को बचाने के लिए अपनी बुक्स में इसको पैकेट्स की फॉर्म में रख सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जैसे ज्वेलरी को सेव करने के लिए। ठीक है, समटाइम्स जो है वो जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स जो आपकी किचन में यूज होते हैं, उनको भी मॉइस्चर से सेव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है ये थर्ड इसकी एप्लीकेशन जो है वो पंप्स ऑफ अल्ट्रा हाई वैक्यूम। ठीक है, किसी भी जगह पे अगर आप हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वहां से गैसेस को रिमूव करना चाहते हैं, स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी एड्सॉर्बेंट को यूज कर सकते हैं जो कि एफिशिएंट हो, जैसा कि चारकोल एक्टिव। अगर आप किसी जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चारकोल एक्टिव को रखें, तो उसके अंदर जितनी भी गैसेस होगी उन सब गैसेस को जो है वो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगी और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। आगे समझ? जी मैम। समझ ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डीकलराइजेशन ऑफ शुगर। अच्छा, जब ये शुगर जो है ये बनाई जाती है ना, इसको जब शुगर केन से प्रिपेयर किया जाता है तो इसका कलर इस तरह का ब्राउन होता है। ठीक है, या ब्राउन होता है या फिर जो है इसके अंदर कोई और कलर जो है वो लाइट कलर जो है वो इम्पार्ट हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि आपके पास जो प्योर शुगर होती है वो तो वाइट ही होती है, लेकिन जब शुगर को प्रिपेयर किया जाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी मौजूद होती है, और वो इम्प्योरिटी क्या करती है, उस वाइट कलर के अंदर कोई ना कोई और कलर जो है वो इम्पार्ट कर देती है। तो अब क्या किया जाता है कि उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए आप एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना या एड्सॉर्बेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि ये जो इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, इस ब्राउन शुगर के अंदर, उसको या फिर ये जो ब्राउन कलर होता है इम्प्योरिटी की वजह से, उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं कि जब शुगर प्रिपेयर की जाती है तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, एक जो है वो एड्सॉर्बेंट मटेरियल ऐड करते हैं जो कि एनिमल चारकोल होती है। ठीक है, ये एनिमल चारकोल क्या करती है कि ये जो शुगर को प्रिपेयर करते हुए, आपको पता है कि क्रिस्टल्स इसकी बनाई जाती हैं, तो पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है क्रिस्टल्स बनाने के लिए, तो वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है ना, उसमें एनिमल चारकोल ऐड कर दी जाती है। तो एनिमल चारकोल क्या करती है, इम्प्योरिटीज को अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी जो शुगर होती है वो क्लियर हो जाती है, फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज हो जाती है, और आपके पास जो है वो प्योर व्हाइट कलर में आती है। क्लियर? शुगर को, ठीक है, व्हाइट शुगर को प्रिपेयर करते हुए उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन जब बनाया जाता है क्रिस्टलाइजेशन या शुगर क्रिस्टल्स बनाने के लिए, तो उसमें एनिमल चारकोल ऐड की जाती है जो कि एक एड्सॉर्बेंट मटेरियल है, और वो इम्प्योरिटीज को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और शुगर को व्हाइट शुगर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया? जी मैम, ठीक है। जी मैम। ठीक है, तो ये आपके पास एनिमल चारकोल क्या कर रहा है, इम्प्योर शुगर को प्योर शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस जो है उसमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट किस्म की जो है वो गैसेस अगर आपके पास मौजूद है, तो एक आपके पास एडजॉर्बेंट होता है, जैसे मैंने आपको आलमंड का बताया था कि चारकोल बनाया जा सकता है, ऐसे ही कोकोनट का भी चारकोल बनाया जा सकता है इसको बर्न करके। ठीक है, तो इससे जो कोकोनट चारकोल बनाया जाता है ना, तो अगर आप इसको, आपके पास कोई ऐसा जो डिस्चार्ज ट्यूब मौजूद है या कोई ऐसा एटमॉस्फेयर मौजूद है जहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं और वो गैसेज इनर्ट हैं, इनर्ट होने का मतलब ये है कि वो गैसेज एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। जैसे आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इस तरह का अगर आपके पास मिक्सचर मौजूद है तो आप क्या करें कि अगर उसके अंदर कोई एफिशिएंट एडसॉर्बेंट मटेरियल ऐड करें तो वो वन बाय वन सारी गैसेज को सेपरेट कर देता है। समझ आ गई? आ गई है समझ सबको? यस मैम। मैम वो तो ऑलरेडी सेपरेट है। सेपरेट है ना, लेकिन आप के एटमॉस्फेयर के अंदर ही मिक्सचर की फॉर्म में मौजूद है। अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन को बाहर निकालना चाहिए तो नहीं निकाल सकते। अब ये जो आपका एड्सॉर्बेंट है कोकोनट चारकोल, ये क्या करेगा कि पहले ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, ठीक है, सेपरेट कर देगा एक कंटेनर के अंदर, फिर इसी एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सट्रैक्शन करके नाइट्रोजन को सेपरेट कर देगा। ठीक है, इस मिक्सचर में बेशक वो आपके पास जो है वो इनर्ट है, लेकिन इकट्ठी मौजूद है एक ही जगह, उनको सेपरेट करने के लिए आप ये यूज कर रहे हैं। वन बाय वन उनको टोटली एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट में वो मिक्सचर की फॉर्म में मौजूद है। ओके समझ मैम। आइए? ओके, यस मैम। ठीक है, उसके बाद हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, ये एक आपके पास बड़ी जो है वो फेमस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करती है इथीन के साथ या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ और हाइड्रोजिनेशन होती है।
तो आपकी जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो रिएक्टेंट होता है और जो आपका कैटलिस्ट होता है दोनों की फेज डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे आपका रिएक्टेंट जो है वो हाइड्रोजन और इथीन है, जो कि दोनों ही गैसेज हैं, लेकिन जो आपका कैटलिस्ट है वो एक मेटल है, सॉलिड है। तो जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है वो बड़ा एक एफिशिएंट मेथड होता है डिफरेंट रिएक्शंस को हाई स्पीड के ऊपर प्रोसीड करने का, और हाई स्पीड के ऊपर प्रोसीड करने का। एक मिनट, वो जगह खाली होगी। हाई स्पीड के ऊपर प्रोसीड करने का। तो आपके पास ये जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है वो भी आपके पास एड्सॉर्प्शन के फिनोमेना को फॉलो करते हुए होती है कि आपका की जो एक डिफरेंट फेज होती है रिएक्टेंट्स की, वो एक सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होके हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का फिनोमेना शो करती है और रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करती है। क्लियर? अगर आप निकल के बगैर हाइड्रोजन और इथीन का रिएक्शन करवाना चाहें तो वो बहुत डिफिकल्ट है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। लेकिन अगर आप निकल को इन्वॉल्व कर देते हैं तो आपके पास इसकी जो रिएक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और जो रिएक्शन रेट होता है वो भी बढ़ जाता है। समझ आ गई? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। यही रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजनेशन जो है, ये रिएक्शन हम लोग निकल की मौजूदगी में करवाते हैं, तो हम लोग 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। हाँ अगर जी। हम लोग यही प्लाटीनियम में करवाएं या प्लाटीनियम के साथ करवाएं तो 20 एट रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। तो ये भी यहाँ हाँ पे जी, अब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। वो भी एड्सॉर्प्शन ही है। लेकिन हम प्लाटिनम को जनरली मेंशन इसलिए नहीं करते कि प्लाटिनम जो है ना वो एक एक्सपेंसिव मेटल है, गोल्ड से भी जी, ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसको हम इतने नॉर्मल रिएक्शन में यूज नहीं करते, इसलिए हम उसकी जगह पे लेकिन जो है वो एक मेरा लेस कॉस्ट है वो निकल यूज मेरा कर कहने रहे का मकसद ये है कि निकल जो है, फिर उसका अब्जॉर्प्शन के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा ना, कि आई मीन कि प्लाटीनियम पे कम अब्जॉर्प्शन होगी और निकल पे ज्यादा होगी। तो उसकी रीजन आपके पास ये है ना कि आपने कहा है कि जो आपकी एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है वो आपने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि वो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स पे डिपेंड करता है। जी तो मैम, जिस ठीक भी हो। मेटल सरफेस के ऊपर जितनी ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होंगी इतने एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन होगी उसके ऊपर, और उतना ज्यादा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन उस सरफेस के ऊपर ज्यादा होगा रिएक्टेंट। जी मैम, ठीक हो। समझ आ गई? जी मैम। ठीक है, तो ये आपका जो एड्सॉर्प्शन का टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। जो इसकी एप्लीकेशंस भी जो है वो आपने देखनी है, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो अभी हमारी एप्लीकेशन जो एंड हुई है ना, यहाँ से ये स्टार्ट होता है जो आज आपने हाफ पढ़ना है, ठीक है। तो ये है कैटालिसिस। कैटालिसिस की स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं मैम। ओके, मैं शेयर कर देती हूँ। कैटालिसिस अभी भी नहीं नजर आ रही है आप लोगों को? अब नजर आ रही है अभी मैम। ओके, कैटालिसिस जी फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। अच्छा, कैटालिसिस आपका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, फिर तो मुझे लगता है फिर नजर आनी बंद होगी आप लोगों को। मैम, रुक गई है। अब नजर आ रही है? जी अच्छा, ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैटालिसिस। ये आपने वही जो पीछे आपने फिनोमेना पढ़ा था वहां पे मैंने आपको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये आगे आपने पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ना था। तो कैटालिसिस जो है, पहले तो मुझे ये बताएं कि इसको सुन के आपके माइंड में क्या आता है। थोड़ा बहुत तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इसको। किसी भी ठीक है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए किसी यस, कैटलिस्ट का यूज करना। अच्छा, कैटलिस्ट की कोई प्रॉपर्टी जो आपने अभी तक पढ़ी हो, कोई इसकी डेफिनेशन ही चले रिएक्शन बता को दो। ज्यादा करता है मैम। रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा करता है और सरफेस एरिया को भी इंक्रीज कर। सरफेस मैम एरिया को एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी लो कर देता है। लो कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन जो है वो जितनी आपने बातें की है ना वो सारी की सारी उसमें आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक इसकी बेसिक डेफिनेशन है, जो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, उसमें हम कहते हैं कि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट कैन चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का उसको चेंज कर सकता है, बट कैन बी रिकवर्ड केमिकली अनचेंज्ड, और एंड पे केमिकली अनचेंज जो है वो आपके पास वापस आ जाता है, ठीक है। उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करने वाली हैं। एक चेंज, कैसे कि चेंज में आपके पास सिर्फ इंक्रीज नहीं आता, डिक्रीज भी आता है,
कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर चेंज कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसको इंक्रीज भी कर सकता है और उसको डिक्रीज भी कर सकता है। क्लियर हो गई बात? जी मैम। ठीक है। और दूसरी जो टर्म आपने अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है कि कैन बी रिकवर्ड केमिकली अनचेंज, एंड पे केमिकली अनचेंज आपके पास आ जाता है। तो ये जो एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि कैटलिस्ट जो है वो यूज नहीं होता रिएक्शन के दौरान, वो गलत है। यूज होता है लेकिन उसी आइडेंटिटी में एंड पे आपके पास रिकवर हो जाता है। तो कैटलिस्ट सब जो है सब्सटेंस है उसमें दो चीजें आपके पास सामने आ गई कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। यूज होता है लेकिन एंड पे उसी केमिकल फॉर्म में रिकवर किया जा सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है? जी। फ्रीडम क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसमें कैटलिस्ट कौन सा है? AlCl3 यस, फेरिक क्लोराइड इसमें आपका कैटलिस्ट है। अब फेरिक क्लोराइड को अगर आप नोट करें तो यहाँ पे देखिए फेरिक क्लोराइड ने आपके रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है। उसकी केमिकल आइडेंटिटी एक दफा बिल्कुल चेंज हुई है। चेंज होने के बाद उसने रिएक्ट किया, ठीक है। और एंड पे क्या हुआ है कि ये जो आपका FeCl3 था इसमें से एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड होती है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली मुझसे अच्छी आती होगी। ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाती है और ये जो FeCl3 है ये एंड पे रिकवर हुआ है, ऑल्दो ये दरमियान में यूज भी हुआ था। यूज हुआ है लेकिन एंड पे उसी फॉर्म में आपके पास रिकवर हो गया। तो आपका कैटलिस्ट यूज होता है रिएक्शन के दौरान लेकिन उसी आइडेंटिटी में एंड पे दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। कैटलिस्ट से रेलिवेंट आपने अपने ये दो पॉइंट्स जो हैं ये क्लियर करने हैं, ठीक है। कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ये आपके केमिकल रिएक्शन में यूज होता है लेकिन एंड पे उसी फॉर्म में रिकवर हो जाता है। क्लियर? यस मैम। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये यूज नहीं होता, यूज होता है, ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, रिकवरी हो गई। आपका एक जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स था वो ब्रेक डाउन हुआ और आपका कैटलिस्ट जो है वो रिकवर हो गया। अब यहाँ पे आपने जो नोट जो है वो पहली चीज करनी है वो क्या है कि आपके पास हमने कहा है कि आपका जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। कुछ और फैक्टर्स भी हैं आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हीट ऐड करें तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकते हैं। लाइट ऐड करें तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। लेकिन ये जो है ये आपके पास कैटलिस्ट नहीं है क्योंकि कैटलिस्ट की आपके पास एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। कंडीशन है कि कैटलिस्ट आपके पास फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल हो। तो अगर आप ये देखते हैं हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको आप फिजिकल फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बात की समझ आ गई? यस मैम। ठीक है। तो कैटलिस्ट की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होना जरूरी है जिसको आप अपने हाथ से पकड़ के हैंडल कर सकें, ठीक है। तो ये अभी आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा। तो ये जो है आपके पास जो है ना इस बेस पे कि आपका जो कैटलिस्ट है वो इंक्रीज भी कर सकता है आपके रेट ऑफ रिएक्शन को, डिक्रीज भी कर सकता है। इसकी कुछ जो है वो क्लासिफिकेशन है, इसकी टाइप्स, ठीक है। इसकी 5 टाइप्स हैं आपके पास, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, ऑटो कैटलिस्ट है, प्रमोटर एंड एक्टिवेटर है, एंड इनहिबिटर, ठीक है। ये आपके पास कैटलिस्ट की 5 टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें से जो फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसको देख के आपके माइंड में क्या आता है कि ये क्या करता होगा? ये रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता होगा।